डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हेरोडोमर वृद्धि मॉडल। हेरोडोमर वृद्धि मॉडल का अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सर्वप्रथम हम जो अध्ययन करेंगे वह करेंगे हेरोड का, फिर उसके बाद में डोमर का, फिर हेरोड डोमर मॉडल की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अर्धविकसित देशों पर इसका क्या मूल्यांकन है इसका अध्ययन करेंगे, इसकी आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपकी समझ में कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करें। यह जो मैंने नोट्स बनाए हैं, यह मेरे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे और आप में इन नोट्स को निकाल करके भी अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि मैं जो नोट्स तैयार करता हूँ यह नेट के पर्पज़ से BA, MA, BSc, AG, BA ऑनर्स, MA ऑनर्स, IAS, RAS के पर्पज़ से मैं इन नोट्स को बना करके ही आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। और अगर आपकी समझ में कोई भी टॉपिक नहीं आता है तो आप अवश्य ही कमेंट करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो अध्ययन है हेरोडोमर वृद्धि मॉडल का है। और देखिए, यानी हेरोडोमर मॉडल में क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्य करती विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है कि शुद्ध बचतें शुद्ध विनियोग की अपेक्षा अधिक होती हैं। इससे अर्थव्यवस्था अर्ध रोजगार संतुलन की ओर जाने का संकट अनुभव करती है। प्रायः आय वृद्धि की दर उत्पादन क्षमता की दर से कम होने लगती है। इससे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उत्पन्न होने लगती है। सुदीर्घकालिक जड़ता की परिचायक है। दूसरी ओर यह संभावना होती है कि उत्पादक क्षमता की दर से अधिक आय में वृद्धि रहे। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था पूंजी स्टॉक की कमी होती है और अर्थव्यवस्था मुद्रा प्रसारिक अंतराल या सुदीर्घकालिक मुद्रा प्रसार का अनुभव करने लगती है। प्रतिष्ठित विश्लेषण इसी संकल्पना पर आधारित है कि आर्थिक प्रणाली पूर्ण रोजगार पर संतुलन की प्राप्ति करती है। प्रोफेसर कीन्स ने स्पष्ट किया कि पूर्ण रोजगार स्वचालित रूप प्राप्त नहीं होता। कीन्स का विश्लेषण मुख्यतः अल्पकालिक विश्लेषण था। कीन्सोपरांत अर्थशास्त्रियों ने सतत या अविरत विकास की दशाओं का अध्ययन किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी दशाएं कौन सी होंगी जिसमें सतत या अविरत वृद्धि की स्थितियां मुद्रा प्रसारिक अथवा मुद्रा स्फीतिक दशाओं से प्रमाणित हुए बिना प्राप्त की जा सकती है। कीन्सोपरांत विश्लेषण आय वृद्धि की संभावनाओं का अध्ययन एक ऐसी दर पर करने का प्रयास था जिससे सुदीर्घकालिक जड़ता या सुदीर्घकालिक मुद्रा प्रसार को रोका जाना संभव बने। अब देखिए, हेरोडोमर मॉडल की या जो हेरोडोमर मॉडल है उसका सतत या अविरत वृद्धि जो होती है वह कैसे होती है। यानी हेरोडोमर मॉडल सतत या अविरत वृद्धि
यानी हेरोडोमर मॉडल सतत या अविरत वृद्धि की धारणा को आधार मान प्रोफेसर R.F. हेरोड एवं E.D. डोमर ने वृद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया। हेरोड ने अपना मॉडल डोमर से पहले प्रस्तुत किया, यानी हेरोड का जो मॉडल है वह 1948 में इन्होंने दिया और डोमर ने अपना जो मॉडल दिया वह 1957 यानी 1957 में दिया। विस्तार में जानने पर उनके मॉडल में भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन अंतर्निहित आधारभूत विचार एक ही हैं। क्यों? अब देखिए, यहाँ मैं आपके समक्ष जो अध्ययन कराएंगे वह होगा, पहले हेरोड का अध्ययन कराएंगे, जिससे कि आपकी समझ में यह स्पष्ट हो जाए कि डोमर के मॉडल से हेरोड के मॉडल में क्या भिन्नता है। इसीलिए मैंने इसे पूरे चैप्टर को बहुत ही अध्ययन करने के बाद में दोनों का अलग अलग अध्ययन करने का निश्चय किया। आर्थिक वृद्धि की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए पूर्ववर्ती अर्थशास्त्रियों की भांति हेरोड डोमर ने पूंजी संचय को महत्वपूर्ण माना। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मात्र पूंजी संचय के पूर्ति पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया तथा मांग पक्ष की समस्याओं पर विचार नहीं किया। तदुपरांत कीन्स ने 1930 यानी 1930 की महामंदी, जिसे हम तीसा की महामंदी बोलते हैं, में महामंदी की विकराल समस्या के संदर्भ में मांग पक्ष को अपनी व्याख्या का आधार बनाया तथा क्षमता या पूर्ति की समस्या पर विचार नहीं किया। वहीं हेरोड डोमर ने मांग एवं पूर्ति दोनों पक्षों को ध्यान में रखा। उन्होंने पूंजी संचय के दोहरे प्रभाव की महत्ता को रेखांकित किया। हेरोड डोमर के अनुसार शुद्ध विनियोग एक तरफ आय का सृजन करता है, इस प्रकार उत्पादन की मांग का सृजन करता है। दूसरी ओर यह अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को अपने पूंजी स्टॉक में वृद्धि कर बढ़ाता है। इस प्रकार किसी समय अवधि में अर्थव्यवस्था में शुद्ध विनियोग एक मांग प्रभाव के साथ ही एक क्षमता प्रभाव भी उत्पन्न करता है। वृद्धि की इस प्रक्रिया में समग्र मांग एवं पूर्ति या समग्र मांग एवं समग्र उत्पादन बराबर होता है तथा आय एवं उत्पादन को वास्तविक स्तर संतुलन में रखता है। हेरोड डोमर मॉडल ने या हेरोड डोमर ने अपने वृद्धि मॉडल में विनियोग की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। इनके अनुसार विनियोजित या विनियोग से आय का सृजन होता है, जिसे विनियोग का मांग प्रभाव कहा जाता है। दूसरी तरफ यह अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा है, जिसे विनियोग का पूर्ति पक्ष कहा जाता है। यह स्पष्ट है कि यदि दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की दशा को बनाए रखना है, तब शुद्ध विनियोग नियमित रूप बढ़ाना आवश्यक होगा। आय में वृद्धि की आवश्यक दर को पूर्ण क्षमता वृद्धि दर कहा गया है। अब देखिए,
हेरोड और डॉमर मॉडल की यानी इन दोनों की जो मान्यताएं हैं, यानी हेरोड डॉमर मॉडल असेम्पशन, इन दोनों की जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को देखते हैं कि मान्यताएं क्या क्या हैं। तो चलिए, सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था आय के पूर्ण रोजगार संतुलन की अवस्था में है। दूसरा, इनकी जो दूसरी मान्यता है वह है सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी नॉन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इसके बाद तीसरी जो मान्यता है वह है बंद अर्थव्यवस्था, जिसका अभिप्राय यह है कि विदेशी व्यापार का प्रभाव अनुपस्थित है। चौथी मान्यता है बचत की औसत एवं सीमांत प्रवृत्तियां स्थिर हैं, अर्थात दीर्घकाल में बचत फलन रेखीय है तथा मूल बिंदु से होकर गुजरता है। पांचवी जो इनकी मान्यता है वह मान्यता है समायोजन में कोई अंतराल विद्यमान नहीं है, अर्थात विनियोग एवं उत्पादन क्षमता के उत्पन्न होने के समय समायोजन शीघ्र हो जाता है। नेक्स्ट, पूंजी गुणांक स्थिर है, अर्थात पूंजी स्टॉक का उत्पादन से या उत्पादन में अनुपात स्थिर है। केवल एक प्रकार के उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी व श्रम के स्थिर अनुपात हैं। उत्पादन स्थिर साधन अनुपातों की दशा के अधीन होता है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन में पूंजी के बदले श्रम को प्रतिस्थापित करने की कोई संभावना विद्यमान नहीं है। और नेक्स्ट, इनकी जो मान्यता है कीमत स्थिर या कीमत जो स्तर है वह स्थिर है। नेक्स्ट, पूंजी स्टॉक पर कोई ह्रास नहीं है और ब्याज की दरों को स्थिर माना गया है। यह हेरोड डॉमर मॉडल की मान्यताएं हैं। अब देखिए, हम जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे हेरोड के मॉडल का। तो चलिए, हेरोड मॉडल। देखिए, यहाँ मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं कि सर्वप्रथम हम हेरोड के मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद डोमर के मॉडल का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आर.एफ. हेरोड ने अपने लेख, यानी जो आर.एफ. हेरोड का जो मॉडल है वह उन्होंने अपने लेख टूवार्ड्स ए डायनामिक इकोनॉमिक्स, यानी एक गतिशील अर्थशास्त्र की ओर 1948 में अर्थव्यवस्था की सतत वृद्धि से संबंधित प्रायोगिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। हेरोड के अनुसार यदि सतत वृद्धि अवरुद्ध होती है तो इससे अर्थव्यवस्था असंतुलन की दशा का अनुभव करेगी। अतः सुदीर्घकालिक मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन की स्थितियां उत्पन्न होंगी। हेरोड के आर्थिक वृद्धि मॉडल के 3 मुख्य घटक हैं और सबसे पहला जो घटक है वह है नंबर 1, मानव शक्ति, मानव शक्ति या जनसंख्या
वृद्धि। इनका दूसरा जो घटक है वह है प्रति व्यक्ति उत्पादन। सेकंड, प्रति व्यक्ति उत्पादन, जिसका निर्धारण तकनीक के स्तर या खोज द्वारा होता है। और तीसरा जो घटक है वह है पूंजी संचय। अब देखिए, इन्होंने जो 3 घटक दिए हैं, इन तीनों घटकों में उन्होंने कहा मानव शक्ति या जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है, एक तो इनका महत्वपूर्ण घटक ये है, दूसरा है प्रति व्यक्ति उत्पादन जिसका निर्धारण तकनीक के स्तर या खोज द्वारा होता है, और तीसरा है पूंजी संचय। अब देखिए, प्रोफेसर हेरोड ने तकनीकी प्रगति को पूंजी गुणांक यानी कैपिटल कोफिशिएंट के परिवर्तन से अभिव्यक्त किया। पूंजी गुणांक से अभिप्राय यह है कि उत्पादन हेतु चाहिए जाने वाली पूंजी का अनुपात, अर्थात आय की यह दर जिसे बचाया व विनियोग किया जाता है, जबकि तकनीक का एक स्तर एवं जनसंख्या वृद्धि की दर दी हुई हो। इसके बाद पूंजी गुणांक के आधार पर हेरोड ने तकनीकी प्रगति के 3 रूप बताए हैं। तो देखिए, अब यहाँ किसके आधार पर? पूंजी गुणांक के आधार पर। चलिए, पूंजी गुणांक के आधार पर हेरोड ने तकनीकी प्रगति के 3 रूप बताए हैं। वह कौन कौन से हैं? चलिए, नंबर 1, पूंजी गुणांक बढ़ता है। पूंजी गुणांक बढ़ता है, अर्थात क्या होता है? अर्थात K0/Y0 ग्रेटर देन KI/YI, तब तकनीकी या तकनीक श्रम बचत का रूप लेती है। बचत का रूप लेती है। नेक्स्ट, द्वितीय क्या है? पूंजी गुणांक गिरता है, यानी पूंजी गुणांक
गिरता है, अर्थात क्या होता है, K0 अपॉन Y0 लेस देन KI अपॉन YI। तब तकनीक श्रम या तकनीक पूंजी को अवशोषित करने वाली होती है। तीसरा, जब पूंजी गुणांक निष्क्रिय होता है, अर्थात K0 अपॉन Y0 इज इक्वल टू KI अपॉन YI। तब तकनीकी प्रगति भी निष्क्रिय होती है। इस दशा में पूंजी गुणांक अपरिवर्तनशील होता है। कौन सी दशा में? इस दशा में पूंजी गुणांक अपरिवर्तनशील होता है, मीन्स इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर दूसरी वाली स्थिति है, पूंजी गुणांक अगर गिरता है तो K0 अपन Y0 लेस देन KI अपन YI, तब तकनीक पूंजी को अवशोषित करने वाली होती है। और अगर पूंजी गुणांक बढ़ता है यानी K0 अपन Y0 ग्रेटर देन KI अपन YI, तब तकनीकी श्रम बचत का रूप लेता है। अब देखिए, हेरोड ने सतत वृद्धि की प्रक्रिया में पूंजी की आवश्यकताओं यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट को महत्वपूर्ण माना। इसमें बचतों की प्रवृत्ति का उल्लेख आवश्यक है। बचतों को हेरोड 3 वर्गों में बांटते हैं। अब देखिए, यहाँ इन्होंने सेविंग को भी 3 वर्गों में बांट दिया है। चलिए वो भी देखते हैं कि कौन कौन से में बांटा है। नंबर 1, व्यक्तिगत बचतें। व्यक्तिगत बचतें यानी इंडिविजुअल सेविंग, जिसे या जिनसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नंबर 2 यानी एक इंडिविजुअल सेविंग यानी व्यक्तिगत बचतें हैं, दूसरी हैं उत्तराधिकार बचतें।
उत्तराधिकार बचतें यानी इनहेरिटेंस सेविंग। इनहेरिटेंस सेविंग जो होती हैं, इनमें व्यक्तिगत बचत यानी व्यक्तिगत बचत का वह भाग जिसे व्यक्ति अपने उत्तराधिकारियों को या उत्तराधिकारियों के पास छोड़ जाता है। तीसरी जो बचत है वह है कारपोरेट बचतें। कारपोरेट बचतें यानी कॉरपोरेट सेविंग। और कॉरपोरेट जो सेविंग होती हैं यह जो व्यावसायिक फर्मों के द्वारा की गई बचतें हैं। हैरोड के अनुसार स्थिर अवस्था में व्यक्तिगत एवं कॉरपोरेट बचतें शून्य होती हैं। इनमें केवल व्यक्तिगत बचतें और कॉरपोरेट बचतें जो होती हैं ये दोनों ही शून्य मान के चलते हैं हैरोड। केवल उत्तराधिकार बचतों या उत्तराधिकार बचतों को वह धनात्मक कहते हैं कि ये धनात्मक हैं। स्थिर अवस्था में बचतों की कोई मांग नहीं होती। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां जनसंख्या बढ़ रही हो पर तकनीकी प्रगति स्थिर हो, बढ़ती हुई पूंजी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कुल बचतों का बढ़ना आवश्यक है। ऐसी प्रावेगिक दशा में व्यक्तिगत एवं कॉरपोरेट बचतें आय के साथ साथ बढ़ेंगी। हैरोड मानकर चलते हैं कि किसी निश्चित समय में समाज की शुद्ध बचतें उस समय की आय का एक निश्चित अनुपात होती है। वास्तविक बचत अनुमानित बचत के बराबर होनी चाहिए। इसके साथ ही वास्तविक बचतें वास्तविक विनियोग के बराबर होती हैं। साहसी द्वारा किया गया विनियोग निर्णय उनके द्वारा प्राप्त पूर्व आय पर निर्भर करता है। चूंकि आय में वृद्धि के फलस्वरूप ही पूंजी बढ़ती है, अतः पूंजी की मात्रा में वृद्धि होना विनियोग हेतु आवश्यक है। हैरोड के अनुसार मुख्य समस्या आय वृद्धि की दर के निर्धारण को ज्ञात करना है। यानी इनके अनुसार जो मुख्य समस्या है वह है आय वृद्धि की दर के निर्धारण को ज्ञात करना। यानी वृद्धि का जो निर्धारण है वो कैसे होता है। चलिए, हैरोड का जो मॉडल है, हैरोड मॉडल की 3 दरों को परिभाषित करता है। तो देखिए इसमें भी जो 3 दरें हैं वह कौन कौन सी हैं। चलिए, नंबर 1 वृद्धि की वास्तविक दर। वृद्धि की वास्तविक दर यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट, जिसे एक्चुअल ग्रोथ रेट यानी वृद्धि की वास्तविक दर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। किससे? जी से। अब देखिए जी द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। वृद्धि की वास्तविक दर जी बचत की दर एवं पूंजी उत्पाद दर के द्वारा निर्धारित होती है।
यह वृद्धि की दर में अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को सूचित करती है। यानी यह जी जो है यह क्या क्या, बचत दर एवं पूंजी उत्पाद की दर तथा वृद्धि की दर में अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को सूचना देती है कि ये वही इसमें चक्रीय परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद दूसरी जो दर है वह है वृद्धि की आवश्यक दर। वृद्धि की आवश्यक दर, वृद्धि की आवश्यक दर को हम GW से रिप्रेजेंट करते हैं। GW यानी वृद्धि की जो आवश्यक दर है, यह वृद्धि की आवश्यक दर को GW के द्वारा निरूपित किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था में माप की पूर्ण क्षमता दर वृद्धि दर हेरोड के अनुसार विकास की आवश्यक दर GW वृद्धि दर है, जिससे प्राप्त कर लिया जाए तो व्यवसायी ऐसी मानसिक अवस्था में आ जाता है कि वह उसी प्रकार की प्रगति को बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है। इसके बाद तीसरी जो दर है वह है वृद्धि की प्राकृतिक दर। वृद्धि की प्राकृतिक दर यानी GN। वृद्धि की वास्तविक दर G, वृद्धि की आवश्यक दर GW, वृद्धि की प्राकृतिक दर GN। अब देखिए यह उत्पादन की ऐसी प्रवृत्ति है या प्रवृत्ति को सूचित करता है जब पूर्ण रोजगार विद्यमान होता है तथा मुद्रा प्रसार नहीं होता। अगर मुद्रा प्रसार भी ना हो और पूर्ण रोजगार विद्यमान हो तो वृद्धि की प्राकृतिक दर यानी GN होगी। हेरोड ने अपने लेख सेकंड एसे इन डायनामिक इकोनॉमिक्स जो जून 1960 में प्रकाशित हुआ, उसमें उन्होंने अनुकूलतम कल्याण द वेलफेयर ऑप्टिमम की संज्ञा दी। किसे? वृद्धि की प्राकृतिक दर को उन्होंने क्या कहा? अनुकूलतम कल्याण। और यह उन्होंने जो दिया, उनका ही जो लेख था वह लेख जून 1960 में पब्लिश हुआ और उस लेख का नाम था सेकंड एसे इन डायनामिक इकोनॉमिक्स। सेकंड एसे इन डायनामिक इकोनॉमिक्स में इन्होंने 1960 में वृद्धि की प्राकृतिक दर यानी GN को अनुकूलतम कल्याण की संज्ञा दी है। अब देखिए इसके साथ ही आर्थिक वृद्धि के जो समीकरण हैं उनको देखते हैं। तो आर्थिक वृद्धि के समीकरणों को देखिए। हेरोड के मॉडल में पहला आधारभूत जो समीकरण है वह है विनियोग के साम्य को अव्यक्त करना। तो देखिए सबसे पहला इनका जो समीकरण है वह समीकरण है GC = S। GC = S। अब देखिए GC = S क्या है, जहाँ G यानी G क्या है, एक दिए गए समय में, एक दिए गए समय में आय की वास्तविक
आय की वास्तविक वृद्धि दर, वृद्धि दर, इसे आय में होने वाली वृद्धि, आय में होने वाली वृद्धि यानी डेल्टा वाई से कुल आय यानी वाई के अनुपात या डेल्टा वाई अपॉन वाई द्वारा प्रदर्शित किया। यानी G इक्वल टू एक दिए गए समय में आय की वास्तविक वृद्धि दर, इसे आय में होने वाली वृद्धि यानी डेल्टा वाई से कुल आय वाई के अनुपात या डेल्टा वाई अपॉन वाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या प्रदर्शित किया गया है। C इक्वल टू, अब देखिए C क्या है, C इक्वल टू है पूंजी में वृद्धि, पूंजी में शुद्ध वृद्धि, इसे विनियोग और विनियोग को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, विनियोग आई से आय में होने वाली वृद्धि यानी डेल्टा वाई के अनुपात अर्थात क्या होगा, आई अपॉन डेल्टा वाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए बचता है हमारे पास एस इजिकल टू क्या होता है, बचत की औसत प्रवृत्ति, बचत की औसत प्रवृत्ति जहां बचत को आय के अनुपात या एस अपॉन वाई निरूपित, एस अपॉन वाई निरूपित किया गया। अब देखिए समीकरण में क्या क्या दिखाया हमने, यानी G और C ओवर S, तीन चीजें दिखाई हैं, G दिखाया है, C दिखाया है और S दिखाया है। अब मैं क्या करूं, इनके मानों को मैं इन्हीं समीकरणों में रख देता हूं। तो देखिए कैसे हटाते हैं यहां से,
जी, सी और एस, तीन चीज़ें हैं हमारे पास। अब देखिए कैसे समीकरणों में रखते हैं। तो चलिए, जी क्या है, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू आई अपॉन डेल्टा वाई इजिकल टू एस अपॉन वाई, यही था ना। अब देखिए यहाँ देखें, डेल्टा वाई यहाँ है, डेल्टा वाई यहाँ है, तो मीन्स इन दोनों को मैं हटा दूँ, मेरे पास क्या बच जाएगा, आई और वाई। देखिए आई अपॉन वाई इजिकल टू, यहाँ क्या बचा, एस, और नीचे क्या बचा, वाई। यहाँ वाई वाई दोनों समान हैं, चलिए इनको भी हटा लेते हैं, तो मेरे पास क्या बचा, एस आई इजिकल टू एस। या इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू आई अपॉन डेल्टा वाई इजिकल टू एस अपॉन वाई, या आई अपॉन वाई इजिकल टू एस अपॉन वाई इजिकल टू आई अप इजिकल टू वाई, सॉरी आई इजिकल टू एस। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपको काट पीट के बताया है कि ये बचा है। अब देखिए, बचत एवं विनियोग को वास्तविक यानी एक्चुअल या एक्सपोस्ट या रियलाइज्ड रूप से अभिव्यक्त किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि वास्तविक बचतें वास्तविक विनियोग के बराबर होती हैं। बचत एवं विनियोग के व्यवहार संबंधों को इस प्रकार हेरोड बचत व विनियोग के उपरांत संबंध द्वारा अभिव्यक्त करता है। हेरोड के अनुसार बचतें आय के स्तर पर निर्भर करती हैं तथा विनियोग आय के वृद्धि की दर निर्भर करता है। हेरोड के अनुसार सतत या अविरत वृद्धि के लिए आवश्यक है कि वास्तविक दर बराबर हो वृद्धि की आवश्यक दर के, अर्थात माप में होने वाली वृद्धि की दर इतनी पर्याप्त हो जो उपक्रमी को उसके द्वारा किए गए वास्तविक विनियोग से संतुष्ट रख सके। इस संदर्भ में हेरोड ने दो मान्यताओं का आधार लिया। अब देखिए दो मान्यताएं उन्होंने कौन कौन सी ली, तो देखिए दो जो मान्यताएं ली हैं उन दोनों मान्यताओं का भी यहाँ अध्ययन करते हैं। देखिए दो मान्यताएं कौन कौन सी हैं। नंबर एक, किसी समय अवधि में शुद्ध बचतें उस अवधि में प्राप्त की गई, उस अवधि में प्राप्त की गई आय का निश्चित अनुपात होती है, दूसरी इनकी जो मान्यता है वह यह है कि विनियोग आय में
होने वाली वृद्धि का आनुपातिक समानुपातिक होता है। अब देखिए ये जो दोनों मान्यताएं हैं इसमें स्पष्ट है कि हेरोड त्वरण सिद्धांत यानी एसिलरेटर प्रिंसिपल का विवेचन करते हैं, जिसके अनुसार उत्पादन में होने वाली वृद्धि पूंजी स्टॉक में वृद्धि करती है, जिसके द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उपक्रमी केवल तब संतुष्ट होगा जब बढ़ते हुए विनियोग से क्रमशः उसकी आय में वृद्धि होती है। कीन्स विश्लेषण में आय रोजगार को तब संतुलन में कहा जाता है जबकि विनियोग बचतें पूर्णतः नियोजित विनियोग का रूप ले लें। हेरोड के अनुसार इस प्रकार का विनियोग प्राकृतिक रूप से संभव नहीं होता। विनियोग को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है कि आय में वृद्धि हो। इसे अभिव्यक्त करने के लिए हेरोड सतत या अविरत वृद्धि की संतुलन दशा को इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, जैसे इक्वेशन यानी समीकरण क्या है, GW इंटू CR इजिकल टू S। यह पहला समीकरण है। देखिए GW इंटू CR इजिकल टू S। अब यहाँ GW इंटू CR और S समझते हैं कि क्या क्या है। देखिए जहाँ GW इजिकल टू क्या है, यह है वृद्धि की आवश्यक दर, वृद्धि की आवश्यक दर। वृद्धि की आवश्यक दर जो है वह क्या है, देखिए डेल्टा y अपॉन y जो GW है, डेल्टा y अपॉन y इजिकल टू क्या है, GW, जिसे वृद्धि की आवश्यक दर कहते हैं। अब देखिए जो विनियोग को उसके द्वारा किए गए वास्तविक विनियोग की मात्रा से संतुष्ट रखती है, इसे वृद्धि की पूर्ण क्षमता दर भी कहा गया है। इसके बाद CR इजिकल टू क्या है, पूंजी की वह मात्राएं, पूंजी यानी कैपिटल, पूंजी की वह मात्राएं, पूंजी की वह मात्राएं जो वृद्धि की आवश्यक दर को बनाए रखने के लिए, आवश्यक है या पर्याप्त है। इसके बाद आता है हमारा S, और S इजिकल टू क्या होता है, बचत की औसत प्रवृत्ति, बचत की औसत प्रवृत्ति। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 में एक तो
पहले वाला था और एक ये 2 है दूसरा समीकरण। समीकरण 2 में या समीकरण 2 से स्पष्ट है कि वृद्धि की आवश्यक दर के सतत व अविरत होने पर अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग उस दशा में करती है जब आय यानी आय क्या है, आय S/CR हो। क्या हो, S/CR, बचत की औसत प्रवृत्ति बटे पूंजी की वह मात्राएं जो वृद्धि की आवश्यक दर को बनाए रखने में सहायक होती हैं। यहाँ वार्षिक दर से बड़े क्या हो, आय S/CR वार्षिक दर से बढ़े, क्योंकि क्या है, क्योंकि G = S/CR। G क्या है, वास्तविक वृद्धि, तो S/CR अगर है या होता है, यदि आय वृद्धि की आवश्यक दर के अनुरूप बढ़ती है तब पूंजी स्टॉक का पूर्ण उपयोग संभव होगा। इस प्रकार GW यानी G और W आय में स्वतः नियमित होने वाली वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यदि अर्थव्यवस्था इस दर से बढ़े तो वह संतुलन पथ का अनुसरण करेगी। हेरोड का आधारभूत संतुलन यह प्रदर्शित करता है कि आर्थिक उन्नति का मात्र एक मार्ग है जिसे सतत वृद्धि कहा जाता है। समीकरण 1 व 2 में S बराबर है। इससे अभिप्राय यह है कि वास्तविक बचतें नियोजित बचतों के बराबर होती हैं। अतः प्रावेगिक संतुलन, अब देखिए प्रावेगिक संतुलन क्या होगा, तो देख यहाँ निकालते हैं प्रावेगिक संतुलन GC = GW × CR, ये डायनामिक इक्वेशन है। पूर्ण रोजगार संतुलन वृद्धि के लिए आवश्यक है कि वृद्धि की वास्तविक दर यानी G के बराबर हो। वृद्धि की आवश्यक दर यानी GW वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ के इसके अनुरूप अर्थव्यवस्था सतत वृद्धि की दशा प्राप्त करेगी एवं वास्तविक पूंजी वस्तुएं C सतत वृद्धि है तो आवश्यक पूंजी CR के बराबर रहेंगी। यदि GW के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है, तब क्या होगा, तो अर्थव्यवस्था साम्यावस्था में नहीं होगी। यदि वृद्धि की वास्तविक दर G वृद्धि के यानी G वृद्धि के क्या हो, वृद्धि की आवश्यक दर, वृद्धि की आवश्यक दर यानी GW से अधिक हो, अर्थात कैसी हो, G > GW। अगर ये स्थिति है G > GW, तब C का जो मूल्य है तब
सी का मूल्य क्या होगा? सी आर। सी का मूल्य क्या होगा? सी आर से कम होगा। अर्थात क्या होगा? सी लेस देन सी आर। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक वस्तुओं की कमी व अपर्याप्त उपकरणों की स्थिति दिखाई देगी तथा अर्थव्यवस्था सुदीर्घकालिक मुद्रा प्रसार की दशा को अभिव्यक्त करेगी। अतः पूंजी वस्तुओं की कमी तथा पूंजीगत वस्तुओं की वास्तविक मात्राएं चाही जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं की अपेक्षा अल्प होंगी, यानी सी लेस देन सी आर नियोजित विनियोग के वास्तविक विनियोग सी से अधिक होने पर समग्र मांग में कमी की दशाएं दिखाई देती हैं। अब देखिए, ये जो कमी की दशाएं दिखाई देती हैं, चलिए इसको भी स्पष्ट कर लेते हैं। और इसके लिए हम एक रेखा चित्र का निर्माण करते हैं और रेखा चित्र के माध्यम से हम इसे क्लियर करते हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस मूल बिंदु O, वाई एक्सिस, और यहाँ देखिए T मीन्स टाइम, T1, T2, T3, और अगर आप चाहें तो इसे T2 तक ही निकाल लें। देखिए, अब यह है I। क्या है? I। यहाँ देखिए, सॉरी, एक्स एक्सिस जहाँ T दिखाया है वह समय, और वाई एक्सिस पर हम वृद्धि की दर यानी y। अब देखिए, ये P बिंदु है और यहाँ G और GW। रेखा चित्र में आय की वृद्धि दर को y अक्ष में तथा समय को x अक्ष पर दिखाया गया है। प्रारंभिक आय के पूर्ण रोजगार स्तर y पर वास्तविक वृद्धि दर व वृद्धि की आवश्यक दर P तक साथ साथ, यानी P पॉइंट तक दोनों ही साथ साथ चलती हैं। यहाँ समय T1 है और T1 समय के पश्चात G और GW, यानी G और GW से अधिक होती है। इसी प्रकार यदि वृद्धि की वास्तविक दर G वृद्धि की आवश्यक दर GW से कम हो, अर्थात G लेस देन GW, तब C का मूल्य CR से अधिक होगा।
यानी C ग्रेटर देन CR। कब होगा? जब G लेस देन GW हो, तब C का जो मूल्य होगा वह CR से अधिक होगा। यह दशा पूंजीगत वस्तुओं की अधिकता को प्रदर्शित करती है। अर्थव्यवस्था सुदीर्घकालिक मुद्रा संकुचन की दशाओं को अभिव्यक्त करेगी, जहां विनियोजित विनियोग नियोजित वस्तुओं की या नियोजित बचतों की अपेक्षा कम हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि इच्छित विनियोग वास्तविक विनियोग से कम है तथा समग्र मांग पूर्ति के सापेक्ष कम हो जाती है। अब देखिए, ये किसके कम हो जाती है? समग्र मांग समग्र पूर्ति के सापेक्ष कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा रेखा चित्र बना के। चलिए, सीन कंडीशन y, यहां देखें P बिंदु, ये G और यह है GW, यह है आपकी वृद्धि की दर यानी y। और देखिए यहाँ देखें, रेखा चित्र में प्रदर्शित किया गया है जहां समय t1 के उपरांत GW की तुलना में G कम है। अब GW की तुलना में G कम है। हेरोड के अनुसार जब वृद्धि की वास्तविक दर G की वृद्धि की वास्तविक दर यानी G की या G एवं GW का संतुलन एक बार बिगड़ जाए तो यह स्वयं ठीक होने की प्रवृत्ति नहीं होती है, यह प्रवृत्ति नहीं रखता है। क्यों? यदि G ग्रेटर देन GW, तब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक होता है, जिससे विस्तार प्रोत्साहित होता है। यदि G लेस देन GW, तब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से कम होता है। इससे संकुचनकारी शक्तियां उत्पन्न होती हैं। उपर्युक्त स्थितियों का चित्रात्मक हम निरूपण भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये जो मैंने दोनों दिखाई हैं, इनका चित्रात्मक निरूपण भी करते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट रेखा चित्र का निर्माण करते हैं।
P, P1, P2, मूल बिंदु O, X, I, I1, I1, I2, I2, आप चाहें तो इसे 2, इसे 3 भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सुविधानुसार जो भी आप उचित समझें। 2, ये 3, ये भी 3। अब देखिए यहाँ T1, T2 और T3, ये देखिए समय, इधर देखिए वृद्धि की दर, वृद्धि की दर। अब देखिए रेखा चित्र में आय को x अक्ष तथा बचत व विनियोग को y अक्ष में मापा गया है। OS रेखा कौन सी? O और S। S मीन्स सेविंग या बचत। OS रेखा बचत फलन यानी सेविंग फंक्शन को अभिव्यक्त करती है। रेखा I1, I2 विनियोग फलन I इजिकल टू यानी I इजिकल टू क्या होगा? CR इंटू डेल्टा Y को प्रदर्शित करता है। रेखा I1 X अक्ष को बिंदु I1 पर छूती है। किस पर? यहाँ छूती है, जो पूर्व अवधि की आय को सूचित करता है। विनियोग रेखा I1 का ढाल CR के बराबर है तथा यह 45 अंश से उच्च है, क्योंकि माना गया है कि CR ग्रेटर देन I। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि वर्तमान समय अवधि में बचत व विनियोग का संतुलन तब प्राप्त होता है जब आय का स्तर OI2 से I1 I2 अधिक है। अतः वृद्धि की आवश्यक दर यानी GW इजिकल टू डेल्टा Y अपॉन I इजिकल टू I1 I2 अपॉन OI2 होगी। OI2 होगी। अगली समय अवधि में T1 में OI2 पिछले समय की आय होगी तथा विनियोग रेखा I1 से बचत दर I2 हो जाएगी, चूंकि CR अपरिवर्तित रहता है। अतः I2 रेखा I1 के समानांतर होती है। नया बचत विनियोग संतुलन उस बिंदु पर स्थापित होगा जहां I2 रेखा OS रेखा को अंतर्छेदित करेगी। P1 बिंदु पर I का स्तर I3 है, अतः P1 बिंदु पर T+1 समय अवधि में वृद्धि की आवश्यक दर I2 होगी। ठीक इसी प्रकार T+2 समय अवधि में विनियोग फलन I3 रेखा द्वारा ही या रेखा द्वारा दी है, जिससे आय का OI4 स्तर प्राप्त होता है तथा वृद्धि की आवश्यक दर I4 अपॉन
OI4 होता है। रेखाचित्र से स्पष्ट है कि I1 I2 अपॉन OI2, I2 I3 अपॉन OI3, नेक्स्ट I3 I4 अपॉन OI4। समान त्रिभुजों की विशेषता के कारण एक दूसरे के समरूप या समकक्ष होंगे। इससे अभिप्राय यह है कि जब तक S तथा CR अपरिवर्ती रहते हैं, वृद्धि की आवश्यक दर एक अपरिवर्ती आनुपातिक दर पर प्राप्त होती रहेगी। समय के साथ साथ विनियोग फलन दाएं की ओर बढ़ता रहेगा तथा वृद्धि की आवश्यक दर तब तक बढ़ेगी जब तक बचत एवं विनियोग में संतुलन विद्यमान रहेगा। हेरोड के अनुसार विस्तार अनंत समय तक नहीं चलता। विस्तार की प्रक्रिया की एक उच्च स्तरीय सीमा होती है जिसका निर्धारण आधारभूत प्राकृतिक दशाओं जैसे जनसंख्या वृद्धि, पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार एवं कार्य व आराम की अधिमान अनुसूची के द्वारा नियत होता है। इस सीमा को पूर्ण रोजगार सीलिंग यानी फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग भी कहा जाता है। यह एक निश्चित सीमा नहीं है, इसमें तब तक परिवर्तन किया जा सकता है जब आधारभूत संसाधनों में वृद्धि हो तथा तकनीकी प्रगति संभव बने। हेरोड के अनुसार वृद्धि की आवश्यक दर GW वृद्धि की अधिकतम संभव दर हो। इस संदर्भ में हेरोड ने वृद्धि के एक अन्य स्वरूप को स्पष्ट किया जिसे वृद्धि की प्राकृतिक दर यानी GN या नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया। वृद्धि की प्राकृतिक दर व्यापक चरों जैसे जनसंख्या, तकनीक, प्राकृतिक संसाधनों एवं पूंजी संयंत्रों पर निर्भर करती है। वस्तुतः GN उच्चतम प्राप्य वृद्धि दर है जो अर्थव्यवस्था में विद्यमान संसाधनों के पूर्णतः संभव रोजगार की दशा को अभिव्यक्त करता है। हेरोड के अनुसार वृद्धि की प्राकृतिक दर GN एवं वृद्धि की आवश्यक दर GW के एक रूप होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह संभव है कि वृद्धि की आवश्यक दर ऐसी हो जिसे पूर्ण रोजगार की दशाओं के अधीन प्राप्त किया गया या किया जाए। हेरोड ने इसे उचित आवश्यक दर यानी प्रॉपर वारंटेड रेट कहा और सभी विद्यमान साधनों के पूर्ण रोजगार पर होने की संतुलन दर के लिए निम्न दशा का संतुलन होना आवश्यक है। कौन सा? G = GN = GW। अगर ये है तो संतुलन की दशा है। यदि इस समता में कोई विचलन दिखे तो अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व उत्पन्न हो जाएगा। तब दीर्घकालिक जड़ता, मुद्रा प्रसारिक एवं मुद्रा विस्फीत की दशा उत्पन्न होने लगेगी। GW तथा GN के मध्य असमता की निम्न स्थितियां संभव हैं। कौन कौन सी? यदि G > GW यानी G > GW, तब क्या होगा? तब विनियोग में बचतों की अपेक्षा तीव्र वृद्धि होगी। वास्तविक वृद्धि दर C
आवश्यक पूंजी दर CR से कम हो जाएगी, अतः अर्थव्यवस्था में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अतिरिक्त पूंजी पूंजीगत संयंत्र एवं मशीन आदि का प्रबंधन करने पर वास्तविक वृद्धि दर G वृद्धि की आवश्यक दर GW से अधिक हो जाती है। वह मुद्रा प्रसार की दशा सामने आती है पहली स्थिति में, इस वाली में। अब देखिए दूसरी, G लेस देन GW, इसमें क्या होगा? अगर G लेस देन GW हो तो पारस, तब क्या होगा? यानी G लेस देन GW हो तो वास्तविक पूंजी दर C पूंजी की आवश्यक दर CR से अधिक होगी। पूंजीगत यंत्रों मशीनों की मांग कम होगी, विकास की वास्तविक दर गिरेगी। ऐसी स्थिति में बचतों में विनियोग की अपेक्षा तीव्र वृद्धि होगी तथा आय में होने वाली वृद्धि GW से कम होगी। हेरोड के अनुसार GW ग्रेटर देन GN हो, यानी GW ग्रेटर देन GN हो, तब सुदीर्घकालिक जड़ता उत्पन्न होती है और ऐसी स्थिति में GW ग्रेटर देन G, यानी GW ग्रेटर देन G, क्योंकि वृद्धि की वास्तविक दर की उच्चतम सीमा को वृद्धि की प्राकृतिक दर तय करती है। इसके बाद रेखा चित्र से हम इसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, यानी P G GN और G W O X, ये T T1 T2 और T3 यानी समय, और इधर वृद्धि की दर। देखिए यह y एक्सिस रेखा चित्र से स्पष्ट है कि क्या GW यानी GW ग्रेटर देन GN, GW ग्रेटर देन GN हो, तब क्या होगा? C ग्रेटर देन CR होता है। तब पूंजीगत वस्तुओं की अधिकता हो जाती है, श्रमिकों की कमी पड़ जाती है और श्रमिकों की कम संख्या के कारण उत्पादन में होने वाली वृद्धि GW, कौन सी? GW के स्तर में या स्तर से निम्न होती है। इस स्थिति में मशीनों का कुशल प्रयोग नहीं होगा तथा अतिरिक्त क्षमता यानी एक्सेस कैपेसिटी उत्पन्न होगी। इससे विनियोग उत्पादन
रोजगार एवं आय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा अर्थव्यवस्था मंदी के चुंगल में फंस जाएगी। अब देखिए, जब मंदी के चुंगल में फंस जाती है तो फिर निकालेंगे कैसे, तो इसे भी देखिए। इसे भी रेखा चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। GN और GW। यहाँ देखिए P बिंदु के बाद में G में एकदम वृद्धि हो जाती है। यहाँ देखें रेखा चित्र में यदि GW लेस देन क्या हो जाए, लेस देन GN हो, तब GN लेस देन G, यानी यदि GW लेस देन GN हो तब GN ग्रेटर देन G होगा, क्योंकि GW लेस देन GN होने पर C लेस देन CR, अतः पूंजी वस्तुओं की कमी होगी तथा श्रम का आधिक्य होगा। वास्तविक विनियोग की तुलना में वांछित विनियोग की अधिकता के कारण लाभ अधिक उच्च होते हैं। ऐसे में उपक्रमी अपने पूंजी स्टॉक में वृद्धि करना चाहेंगे, अतः सुदीर्घकालिक मुद्रा प्रसार की दशा दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में बचतें लाभप्रद होती हैं, क्योंकि इनसे वृद्धि की आवश्यक दर में वृद्धि संभव होती है। हेरोड ने स्पष्ट किया कि मुद्रा प्रसारिक अंतराल की दशा में बचत लाभप्रद होती है तथा अपस्फीति कारक अंतराल की दशा में यह खतरा उत्पन्न करती है। यह एक उन्नत अर्थव्यवस्था में बचत की दर परिस्थितियों के अनुसार ऊपर नीचे गति करती रहती है। यदि वृद्धि की उचित आवश्यक दर वृद्धि की प्राकृतिक दर से अधिक हो तब मंदी की दशा उत्पन्न होगी। इससे वृद्धि की आवश्यक दर अपने नियत स्तर से कहीं नीचे आ जाएगी। वृद्धि की इस आवश्यक दर को तब ही कम किया जा सकता है जब तीव्र बेरोजगारी विद्यमान हो। और इसके साथ ही अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें डोमर का अध्ययन करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर हेरोड के मॉडल में कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट अवश्य ही करें। धन्यवाद।